वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। यू आर वॉचिंग जेडी क्लासेस ऑफ साइंस और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर जयंत द्विवेदी आप सबको इनवाइट करता हूं अपनी फर्स्ट क्लास में। लास्ट 2 क्लासेस आपने वीडियो में देखा होगा, वो दोनों ही क्लासेस हमारी पहली क्लास थी हमारा इंट्रोडक्शन जो था, और दूसरी क्लास थी कैसे आप 340 प्लस मार्क्स पा सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप मेरे पीछे दूसरे वीडियो में जाएं और सेकंड वीडियो आप मेरा प्लीज़ देखिए। आपको इससे पता चल सकेगा कि आप कैसे नीट में बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। नाउ कम टू माई फर्स्ट यूनिट। तो पहली यूनिट का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग में हम सबसे पहले देखते हैं कि किन किन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कह सकते हैं। वायरस लिविंग नहीं है और ना ही वो नॉन लिविंग है। वायरस लिविंग नहीं है, इसीलिए उसको हम किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखते हैं। आप देखिएगा, आपने गौर नहीं किया होगा, वायरस को किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा गया क्योंकि वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। ऑन व्हाट द बेसिस यू से दैट पर्टिकुलर थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। कौन से ऐसे कारण हैं जिनके बेसिस पे, या कौन से ऐसे फीचर हैं जिनके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। देयर आर सर्टेन डिफाइनिंग फैक्टर। तो उन डिफाइनिंग फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं। कुछ फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज लिविंग है या नहीं है। अगर अमीबा के बारे में बात की जाए, पैरामीशियम के बारे में बात की जाए या वायरस के बारे में बात की जाए, तो कुछ तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, मेजर्स होने चाहिए, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए जिनके बेसिस पे हम ये डिफाइन कर पाएं कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। राइट, आते हैं। तो सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है तो उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद है। अगर मैं अमीबा के बारे में बात करूं तो अमीबा क्या है? अमीबा आपका एक सेल से बना है। दिस इज मेड अप ऑफ 1 सेल, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लेकिन वायरस किसी भी सेल से नहीं बना हुआ है। जो चीजें सेल से बनी होती हैं या जो ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तो किसी भी सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से बना है और उसमें प्रोटोप्लाज्म मौजूद है तो हम उसे लिविंग बोलेंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि वायरस को हम लिविंग नहीं बोलेंगे। वायरस सेल से नहीं बना हुआ है, तो वायरस किस चीज से मिलकर बना हुआ है? अगर वायरस की बात की जाए तो वायरस सेल से मिलकर नहीं बना हुआ है, इसीलिए आप ये कहते हैं वायरस इज एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मींस इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल। सेल से क्यों नहीं बना? वायरस की कवरिंग को सेल क्यों नहीं कहते? क्योंकि वायरस की जो कवरिंग है, जो शीट है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है। और इस चीज को हम डिटेल में वायरस के टॉपिक में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज दैट सेलुलर स्ट्रक्चर। इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, ईदर इट्स यूनिसेलुलर, चाहे एक सेल से मिलकर बना हो, या फिर मल्टी सेलुलर हो, बहुत सारी सेल से मिलकर बना हो। तो मल्टी सेलुलर बोले तो जैसे आपके स्पॉन्जेस हो गए, इवन हम आप हो गए, ह्यूमंस हो गए, है ना। तो हम सब क्या है? बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं, इसीलिए हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। सो लिविंग नॉन लिविंग में पहला कैरेक्टरिस्टिक है इट मस्ट बी मेड अप ऑफ सेल। राइट, तो अब हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म। तो भाई मेटाबॉलिज्म चीज क्या है, या क्या, किस कैरेक्टरिस्टिक को मेटाबॉलिज्म कहते हैं? हमारी आपकी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन चल रहा है, उसमें एंजाइम फंक्शन कर रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अगर कोई भी लिविंग बीइंग है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही होगी। ये मार्कर नॉन लिविंग है, इसके अंदर किसी भी तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो सकती। दैट माइट बी चांस कि इसके अंदर किसी तरह की केमिकल रिएक्शन हो रही हो, लेकिन केमिकल रिएक्शन जब लिविंग एनवायरनमेंट में होती है उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो लिविंग का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि इफ इट इज लिविंग देयर विल बी ए मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन तो हम आप नोट कर सकते हैं, ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस विच टेकिंग इनसाइड एविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म or any living environment that is called metabolic reactions. Metabolic reactions जो होती हैं ये 2 तरह की होती हैं। metabolic reactions
तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी दो तरह की हो सकती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन तो पहली होती हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती हैं भाई? एनाबॉलिक रिएक्शंस में वो रिएक्शंस होती हैं जो कुछ कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती हैं, हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग की बॉडी में कुछ बना रही होती हैं। हमारी बॉडी में प्रोटीन बन रही होती है, तो जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का बनना, दैट इज ए एनाबॉलिक रिएक्शंस, राइट। दूसरी, किसी भी प्लांट की लीव्स के अंदर फूड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू लाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट फूड बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस इज ए टाइप ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शंस। दूसरी रिएक्शंस कौन सी होती हैं? दूसरी रिएक्शन होती हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? तो देखिए, कैटाबॉलिक रिएक्शंस में वो रिएक्शंस होती हैं ऑल डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, जहां पर किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब किसी चीज का डिस्ट्रॉय हो जाना नहीं, किसी चीज का ब्रेक होना। हमारी बॉडी के अंदर हम फूड खाते हैं, उसमें एंजाइम फंक्शन करते हैं और एंजाइम फूड को ब्रेक करते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस में, कैटाबॉलिक रिएक्शन में, डाइजेशन इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। हमारी बॉडी में लगातार डाइजेशन हो रहा है, दैट इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, राइट। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर लगातार फूड बर्न हो रहा है। सो फूड की बर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में। हम लोग 11th में जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा व्हाट इज द डाइजेशन और कैसे, या व्हाट इज द रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन किस तरह से कैटाबॉलिक रिएक्शन है, राइट। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन क्यूमुलेटिव वी कॉल देम मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो दोनों ही रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन में रखते हैं। तो अगर कोई लिविंग बीइंग है तो ये 100% तय है उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होंगी, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या चीज है? ग्रोथ एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो किसी भी चीज में इरिवर्सिबल ग्रोथ का होना, उसको हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी भी, फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, उसमें ग्रोथ हो रही है। एक छोटा सा प्लांट है, धीरे धीरे वो ग्रो करके बड़ा होता है, उसमें ग्रोथ हो रही है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग है तो यह तय है कि उसमें ग्रोथ होगी, एंड द ग्रोथ इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले बच्चा बड़ा हो जाए और फिर से छोटा हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्लांट बड़ा हो जाए और फिर से छोटा हो जाए। तो अगर ये ग्रोथ वाली प्रोसेस रिवर्सिबल है, दैट इज नॉट एक्चुअल ग्रोथ। तो एक्चुअल ग्रोथ क्या है? दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए, ग्रोथ दो तरह से होती है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जब रस्टिंग की प्रोसेस होती है तो एक 5 ग्राम की कील 7 ग्राम या 10 ग्राम की कील में कन्वर्ट हो जाती है, तो मास बढ़ गया और वो मास कम भी नहीं होने वाला। तो आप ये कह सकते हैं, या फिर माउंट एवरेस्ट हर साल 1 सेंटीमीटर बढ़ता जाता है, हिमालय बढ़ रहा है, हिमालय की हाइट बढ़ रही है, दैट इज नॉट ए ग्रोथ। क्यों? ग्रोथ में डिफरेंस क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग में जो दोनों में ग्रोथ हो रही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? तो जब लिविंग्स में ग्रोथ होती है तो वो ग्रोथ इंटरनल ग्रोथ होती है, राइट। इस टाइप की ग्रोथ को आप कहते क्या है? इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इनटू ससेप्शन। इंटूसेप्शन, ठीक है, इंटूसेप्शन। सो ये इंटूसेप्शन जो है, इंटूसेप्शन इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ विच कम्स फ्रॉम इनसाइड। हमारी बॉडी में ग्रोथ अंदर से पैदा होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है। तो लिविंग्स में आप नोट कर लीजिएगा प्लीज, इंटूसेप्शन का मतलब होता है ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। तो किसी भी लिविंग के अंदर जो होता है, ग्रोथ होता है, उसको हम इंटूसेप्शंस बोलते हैं। लेकिन किसी भी नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो बाहर से मटेरियल के इकट्ठा हो जाने की वजह से होती है। दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एक्रीशन। इस प्रोसेस को हम लोग एक्रीशन कहते हैं। तो एक्रीशन जो होती है वो नॉन लिविंग में होती है। तो किसी भी लिविंग के अंदर ग्रोथ होना जरूरी है, और लिविंग्स के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको हम इंटूसेप्शन कहते हैं। लेकिन एक्रीशन के थ्रू भी ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग के अंदर भी ग्रोथ होती है। तो जो नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ होती है उसके लिए हम एक्रीशन प्रोसेस यूज करते हैं और इंटूसेप्शन। सो ये हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई लिविंग है तो उसमें द ग्रोथ विल टेक थ्रू इंटूसेप्शन। सो हमारा नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यू ऑल नो।
रिप्रोडक्शन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग लाइक इट्स ओन, अपने ही जैसे बच्चे या ऑफ स्प्रिंग या संतानें पैदा करने की कैपेसिटी को हम आप क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर जाकर के रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है, रिप्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम उसको लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन इन द सेम टाइम वो सेल नहीं है, इसलिए उसको हम नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं। इसको हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, राइट। अब आ जाते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? लिविंग की सबसे खास बात क्या है, उसमें कॉन्शियसनेस होती है। मींस किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, अब स्टिमुलाई क्या होता है? किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड देना। अब स्टिमुलाई क्या होता है? एनी काइंड ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल चेंज इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। अभी गर्मी लग रही है, मेरे पसीने निकल रहे हैं, तो गर्मी लगना है क्या? स्टिमुलस है। अभी ठंड लग रही है, मुझे शिवरिंग हो रही है, दैट इज ए स्टिमुलस, ठीक है ना। किसी ने मुझे चिढ़ा दिया, दैट इज ऑल्सो स्टिमुलस, ठीक है। तो किसी भी तरह का फिजिकल या केमिकल चेंज जो मेरे एनवायरमेंट में हो रहा है उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। और लिविंग्स जो होते हैं वो स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। सो लिविंग दे रिस्पॉन्ड फॉर एनी स्टिमुलाई। तो अगर कोई भी लिविंग स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करता है तो उसमें कॉन्शियसनेस है, तो ये लिविंग का फीचर है, मतलब वो लिविंग है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में कॉन्शियसनेस है वो लिविंग है, और अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो हम उसे नॉन लिविंग कहते हैं। नेक्स्ट, होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस होता है अपनी बॉडी को एक बैलेंस स्टेट में मेंटेन रखना। अगर होमियोस्टेसिस नहीं मेंटेन होगी बॉडी के अंदर तो अपने सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं उन केमिकल रिएक्शंस को प्रॉपर मेंटेन रखना ताकि वो केमिकल रिएक्शन डिसरप्ट ना होने पाए। तो होमियोस्टेसिस, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने की कैपेबिलिटी, इसको हम होमियोस्टेसिस बोलते हैं। इसको इकोलॉजी वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ा जाएगा कि होमियोस्टेसिस होती क्या है। वैसे मैं आपको अभी बता देता हूं, शॉर्ट में बताना चाहूंगा। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाहर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए गर्मियों में, या फिर सर्दी के समय पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, उससे हमारी बॉडी में फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी बॉडी अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, होमियोस्टेसिस में रहती है। तो होमियोस्टेसिस जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लिविंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है। लिविंग अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं और मेंटेन रखते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग होमियोस्टेसिस कहते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच डिफाइन 6 कैरेक्टरिस्टिक विच डिफाइन rather than it's a 7. तो 7 कैरेक्टरिस्टिक विच डिफाइन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग। उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। बहुत आपने वेरिएशन सुना होगा, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन खुद में कुल मिलाकर के एक चैप्टर ही है। सो व्हाट इज द वेरिएशन? वेरिएशन है एबिलिटी टू इवॉल्व, अपने अंदर वो प्रॉपर्टीज को इम्बाइब करना या वो प्रॉपर्टीज को इनकॉर्पोरेट करना जो कि आपको इवॉल्व, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करने में मदद करती हैं। तो वेरिएशन, एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने अंदर चेंजेस कर पा रहे हैं और अपने आप को अपडेट कर पा रहे हैं। तो लिविंग्स के अंदर वेरिएशंस पाए जाते हैं। लिविंग वेरिएशन बाहर होने वाले चेंजेस को उसको अडॉप्ट कर देते हैं और इवॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? यूजफुल इनहेरिटेबल वेरिएशन और चेंजेस in any organism which help organism to sustain, to survive। तो ये क्या चीज होती है? अब देखो मैं आपको एडेप्टेशन के बारे में बताता हूं। एडेप्टेशन क्या है कि जैसे आप देखेंगे जिन जगहों पे बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होता है, वहां पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बाल बड़े बड़े होते हैं, वो हाइबरनेशन कर पाते हैं, मींस ठंडी के टाइम पे इनएक्टिव हो जाते हैं। दिस इज एडेप्टेशन। और धीरे धीरे ये आने वाली उनकी जनरेशन में यह कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे इम्बाइब होता जाता है, इनकॉर्पोरेट होता जाता है और धीरे धीरे वो इवॉल्व हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं, राइट। एडेप्टेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हमारी बॉडी में पहले एक डाइजेशन का चौथा चेंबर होता था जो अपेंडिक्स था, जो डेवलप था।
उसका काम क्या था? सेलुलोज का डाइजेशन करना। धीरे धीरे हमने सेलुलोज या घास फूस खाना बंद कर दिया, खाने को कुक करके खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे अपेंडिक्स का काम खत्म हो गया और आज की डेट में वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर क्या हुआ? एडेप्टेशन हुआ। सो लिविंग्स में एडेप्टेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 8 कैरेक्टरिस्टिक यू कैन से दैट पर्टिकुलर थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। लेकिन आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक exclusively define that particular thing is living or non-living and it must not have any exception। कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज लिविंग है या नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि उस कैरेक्टरिस्टिक का कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि ग्रोथ लिविंग्स में होती है और नॉन लिविंग में नहीं होती, लेकिन कुछ जगह पे एक्रीशन होता है, तो एक्रीशन एक एक्सेप्शन हो गया। तो आपको ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बताना है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन इन माय कमेंट बॉक्स, राइट? एंड इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज drop your message on your comment box. Thank you so much watching JD classes of science. Thank you so much ladies and gentlemen, and please हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए और मैं इजी वे में बायोलॉजी को एक्सप्लेन कर पाऊं। थैंक यू गाइस।